नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल। माय नेम इज राज मिश्रा। सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के बहुत ही प्यारे सेशन में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज हम पढ़ने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है एज ए बैंकर। और आज उस टॉपिक का नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और एक दूसरा पार्ट उसी का पार्ट इसको हम लोग कहते हैं सरफासी एक्ट। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इस सेशन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को राधे राधे। आज आपके कमेंट में नहीं देख पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कल ही कहा था। ओके, तो सभी लोगों को भाई एक रिक्वेस्ट मेरा सभी लोगों से सबसे पहले है कि एक बार जरा सेशन को जल्दी से हर मीडियम पर सेशन को शेयर कर दो, और जहाँ जहाँ तक हो सके सेशन को क्या कर दो दोस्तों, सेशन को वायरल कर दो और सभी को बता दो कि एनपीए की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और ऐसी क्लास है कि इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस टॉपिक में दोस्तों। ओके, चलिए, तो मुझे सभी लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ चुके होंगे। और जैसा कि आपको पता होगा आज हमारा 8वां क्लास है। जितने भी हमारे व्यूअर आज पहली बार जुड़े उनसे बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो पहले की क्लासेस उनको देख लीजिए। यह सेशन उन सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। स्केल 1 पीओ, जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 तीनों ही के लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत ही ध्यान से इस सेशन को पूरा करेंगे, ठीक है। जरा स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को कवर कर लिया। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज तारीख है 9 सितंबर और आज हम करने वाले हैं एनपीए सरफासी एक्ट के बारे में। और हम लोगों ने पहले बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। तो अगर आपने टॉपिक को क्लास नहीं किया एक बार जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन वो थे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जब भी मैं एक बात कहता हूं आपके सामने एक टर्म आता है एनपीए। तो पता नहीं क्या आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी। एनपीए क्या है, एक मिनट बस मुझे दीजिए कि एनपीए क्या होती है। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं बहुत ही सिंपल तरीके से, कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने बैंक से कोई भी एक लोन लिया, ठीक। अब लोन लिया, सपोज फॉर एग्जाम्पल कि मैंने लोन लिया 1 लाख रुपए का, तो भाई इस पे कुछ ब्याज भी होगा। और सपोज हमने 1 लाख रुपए उधार लिया 11 महीनों के लिए, ठीक है। रेट कितना हमारा था 10%, यानी कि हमारा जो टोटल अमाउंट हमको मिला बैंक के द्वारा हमको देना है उनको, वो देना है 1,10,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, और हमने कहा कि इसे हम 11 महीने में चुका देंगे। तो हर एक महीने की जो ईएमआई आ गई वो आ गई हमारी 10,000। अब जरा समझना, यह 10,000 रुपये जो है जिसको हम लोग कहते हैं हमारे इंडिया में और बहुत ही फेमस टर्म है कि हमको पेड करना है ईएमआई। अब कंसर्न ये है कि यह ईएमआई हमको हर महीने पेड करना है। सपोज हर महीने की हमको 5 तारीख को यह अमाउंट हमारे अकाउंट से कटना चाहिए या हमें जाके बैंक में जमा करना होगा, वटेवर जो भी तरीका है। तो कंसर्न ये है कि मान लो हुआ क्या, किसी कारण से पहला मंथ यह पैसा हम नहीं दे पाए, तो बैंक को लगा, और मैंने आपको कहा था कि बैंक जो भी लोन देता है वह बैंक के लिए हमेशा संपत्ति होती है। तो उसको लगा कि जो पैसा हमने दिया था अपने कस्टमर को, ऐसा तो नहीं कि वो हमें चुकाएगा नहीं, डूबने वाला है, लेकिन वो सिक्योर नहीं है अभी, मतलब उसे लग नहीं रहा कि हो सकता है कि इनकी प्रॉब्लम हो, तबीयत खराब हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो वह वेट करेगा, बट इन्फॉर्म करेगा आपको मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से कि डियर कस्टमर आपकी ये ईएमआई पेड नहीं हुई है, कृपया इसको पेड करिए, ठीक है। अगले महीने फिर वही हुआ और बैंक को ईएमआई नहीं पेड हुई। अब बैंक को टेंशन हो गया कि भाई क्या बात है, एनपीए रिकवर होगा कि नहीं, पैसा मेरा आएगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं पैसा मेरा डूबने वाला है। और जैसे ही तीसरी ईएमआई बाउंस हुई, बैंक ने मान लिया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, और जैसे ही 90 दिन पूरे हुए उसके अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से तुरंत उसने कहा अब ये पैसा लग रहा है हमारा डूबेगा, और उसको नाम दिया गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा ड्यू डेट होता है, जैसे ही ड्यू डेट होने के बाद अगर लगातार 90 दिनों तक हम पैसा नहीं पेड करते हैं तो बैंक को लगता है कि अब ये हमारा पैसा डूबेगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बैंक का लोन हमेशा उसका होता है एसेट्स। अब ये बैंक मान के चलेगा, हो सकता है कि पैसा रिकवर ना हो और ये हो सकता है कि पैसा रिकवर हो भी जाए। अब डिपेंड करता है कि हमारा लोन कैसा है।
क्या पता हमने कस्टमर को लोन सिक्योर्ड लोन दिया हो जिसमें मेरे पास कुछ कोलेट्रल होगा, तो डरने की बात नहीं है। जैसे गोल्ड लोन, जैसे सिक्योरिटीज़ लोन, जैसे एफडी लोन, जैसे होम लोन, इनके पास बैंक के पास कुछ सिक्योरिटीज होती है, तो टेंशन उतनी नहीं है। टेंशन तो है, उतनी नहीं है। अब जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, जैसे कोई पर्सनल लोन हो गया, जैसे कोई एजुकेशन लोन हो गया, तो उसमें तो कुछ मॉर्गेज है नहीं, उसमें तो कुछ सिक्योरिटी जमा हमने नहीं किया बैंक में, तो अगर नहीं हम दे पाएँ तो बैंक को इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो जैसा लोन और वैसा होता है उसका रिस्क। आई होप ये सब चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत ही मैं तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई भी डाउट ना लगे। ओके, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। चलिए अब जरा हम देखते हैं इस टॉपिक को थोड़ा समझने से पहले थोड़ा से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं, जो इसको आगे देखेंगे, आपको test.ambitiousbaba.com पे अपने को जाके विजिट करना है। वहाँ पर हर एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग ने अपलोड करवा दिया है एक पेपर जिसको कहते हैं मॉक पेपर। तो इसको जाके अपडेट करिए और अपने टेस्ट के प्रिपरेशन को, अपने जीत को और पक्का करिए, ठीक है। और ये सारे मिलेगा कहाँ पे आपको? test.ambitiousbaba.com पे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, बट याद रखना जो टेस्ट कंपाइल किया गया बहुत ही ध्यान से कंपाइल किया गया। चलिए, तो हम लोगों ने समझ लिया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है। उसको हम लोग हिंदी में गैर निष्पादित संपत्ति भी कहते हैं। भाई साहब गजब की हिंदी है, गैर निष्पादित संपत्ति भी इसको हम लोग कहते हैं। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होता है, बताइए जरा जल्दी से। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर टर्म लोन? यानी मान लो अगर हमने कोई लोन दिया है किसी भी लोन को, जैसे वो मैंने अभी जितने एग्जांपल आपको बोले उन सबको हम लोग टर्म लोन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि टर्म लोन के केस में जो एनपीए हो रहा है वह कितने प्रकार कितने दिनों में हो रहा। तो अभी तो हम लोग ने पीछे देखा था, जैसे ही 90 दिन होंगे हमारा वो एनपीए हो जाएगा, द केस नंबर 1। अब जरा दूसरा चलते हैं, कहता है कितने मंथ होने पर विच रिमेन। एनपीए तो हो गया। अब मान लो कोई ऐसा एनपीए है जो 12 मंथ से कम का एनपीए है, तो उसको क्या नाम देंगे? तो उसको बताने से पहले मैं आपको एक तरीका सिखा दे रहा हूँ। चोर तो हो गया, यह बेसिकली याद रखना 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जिसको नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड एनपीए, यानी सबसे अच्छा वाला ये चोर है, हो सकता है कि पैसा हमारा रिकवर हो जाए। उसमें क्या कहा जाता है कि 90 दिनों से लेकर 180 डेज तक को हम मानेंगे क्या? अच्छा वाला चोर, विच इज़ नोन एज स्टैंडर्ड एनपीए। हो सकता है पैसा आ जाए। जो दूसरा हमारा है वह कहते हैं उसको सब स्टैंडर्ड एनपीए, जिसका सीमा क्या होता है 181 से लेकर 1 साल तक। इसको हम लोग मानते हैं सब स्टैंडर्ड एनपीए। और जैसे ही होता है हमारा तीसरा 1 साल से ऊपर, अब लग रहा है बैंक में कि हमारा पैसा डाउटफुल डूबेगा, और 1 साल से लेकर अगर वह 3 साल के बीच में एग्ज़ाम में आपसे पूछता है तो उसको हम कह सकते हैं डाउटफुल एनपीए। और जैसे ही 3 साल पूरे हो गए, बैंक ने मान लिया कि अब पैसा हमारा नहीं होगा, यानी कि मोर देन 3 ईयर, और इस केस में उसको कहते हैं क्या हम लोग? लॉस्ट एनपीए। तो कभी भी कंफ्यूज ना होना, कुछ बुक्स में इसे 2 प्रकार 3 प्रकार का कहा है, कहीं कहीं इसको 4 प्रकार के कह दिए। पर नॉर्मली समझने के लिए आप ऐसे याद रखना कि एक होता है स्टैंडर्ड एनपीए, एक होता है सब स्टैंडर्ड एनपीए, एक होता है डाउटफुल, और एक होता है हमारा लॉस्ट एनपीए। एकदम मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब वहाँ पूछ क्या रहा है? 12 महीनों से कम वाला। तो जरा बताओ क्या होगा, बताओ मुझे कमेंट करके कि 12 महीनों से कम वाला क्या होगा। लॉजिकल है, उसका आंसर हमारा क्या होगा? इसको कहते हैं सब स्टैंडर्ड एनपीए, ठीक है। चलिए अगला, ए टाइप ऑफ लोन विच रिमेन सब स्टैंडर्ड एसेट्स फॉर पीरियड देन इक्वल टू 12 अंत। भाई लॉजिकल सी बात है, उसे ही तो हम लोग कहते हैं डाउटफुल एसेट्स। चलिए, यानी कि एक बात याद रखना यहाँ पे सबसे अच्छा है,
एक हमारा हो गया सबस्टेंडर, एक हमारा हो गया डाउटफुल। यहाँ समझने के लिए याद रखना 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में, और एक हमारा हो गया जहाँ मैंने बोला आपको मोर देन 3 ईयर, दिस इज कॉल्ड लॉस एसेट्स। मतलब आप याद रखना नॉर्मली एनपीए को 3 भागों में बांटा गया है, समझने के लिए ऐसे आप 4 भी याद कर सकते हैं। तो जैसा लोन होगा, जैसा टाइमली पेमेंट होगा, वैसा एनपीए हो रहा है। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा बैंक में क्या हो गया, रिस्क होगा। ठीक है, चलिए SMA क्या होता है मुझे बताइए जरा जल्दी से। इसमें एस का फुल फॉर्म क्या होता है? सुपरवाइजर, स्पेशल, सेकेंडरी और सेकेंड। तो याद रखना ये एक प्रकार का स्पेशल मार्जिन अकाउंट्स होते हैं। जैसे फार्मर्स को कुछ नियम दूसरे होंगे, क्या उसके बाद एजुकेशन लोन में कुछ नियम दूसरे होने चाहिए। अब जरा सोचो, मैंने MBA करने के लिए लोन लिया, मैंने MBA करने के लिए लोन लिया, मेरा 2 साल में MBA पूरा हो गया, बट ज़रूरत ये नहीं कि जैसे मैंने MBA पूरा किया हमें रोज़गार लग जाए, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। उस केस में इनके लिए नियम कुछ दूसरे होने चाहिए। अब मेरा प्यारा बेचारा फार्मर, इसने कहा कि हमको धान की खेती करनी है, चावल की खेती करनी है, पैडी की खेती करनी है, हमें लोन चाहिए। अब क्या धान से चावल 3 महीने में बन जाएगा और 3 महीने के बाद क्या हम इसको कह देंगे एनपीए? ऐसा नहीं होगा। तो इनके लिए कुछ दूसरे होंगे। तो ऐसे अकाउंट्स को याद रखना हम लोग कहते हैं स्पेशल मैनेजेबल या मार्जिन अकाउंट्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो गया, स्पेशल। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी देखना किसान की बात हो, जब भी देखना बात हो किसान की, जब भी देखना तो वहाँ पर कभी भी ना हम लोग याद रखना डेट और टाइम से एनपीए नहीं होता। वहाँ पर होता है नंबर 1 कि आपको जो हमने लोन दिया है वह किस क्रॉप के लिए लोन दिया है। अब याद रखना क्रॉप भी हमारे देश में ना 2 प्रकार के हैं, या तो क्रॉप होगा शॉर्ट टर्म के लिए और या तो क्रॉप होगा लॉन्ग टर्म के लिए। अब ज़रा समझना, एक होता है बैंक में कहता है 6 महीनों का क्रॉप और एक माना जाता है 12 महीनों का। जैसे कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको होने में कम से कम 10-12 महीने लग जाते हैं। जैसे हाँ आप इसको समझो, कॉटन की बात करते हैं, है ना, जूट की बात करते हैं, टोबैको की बात करते हैं, ये तुरंत नहीं होते, इसमें टाइम लगता है स्टार्टिंग टू एंड तक में। अगर कोई लोन याद रखना लॉन्ग टाइम वाला है तो उसमें मात्र 1 सीज़न के बाद ही बैंक उसको मान लेगा एनपीए। और अगर कोई लोन किसान ने लिया है शॉर्ट क्रॉप के लिए तो 2 क्रॉप सीजन होंगे जैसे ही बैंक उसको मान लेगा क्या, एनपीए। मान लो अभी जुलाई में हमने धान की खेती स्टार्ट की और दिसंबर में हमारा चावल अच्छा नहीं हुआ तो बैंक एनपीए नहीं माने, क्योंकि यह लोन जो है वह शॉर्ट क्रॉप सीजन में आता है। तो बैंक हमें एक मौका और देगा। अगर हमने जून में भी परफॉर्म नहीं किया तब उसको लगा कि पैसा लेके हमारे किसान भाई भागेंगे, दिस इज कॉल्ड एनपीए। और यहाँ क्या पूछ रहे हैं, शॉर्ट के लिए, तो आंसर यहाँ क्या होगा, 2 क्रॉप सीजन। क्लियर? अगर शॉर्ट है तो 2 क्रॉप सीजन और अगर लॉन्ग है तो 1 क्रॉप सीजन। आई होप आज के बाद कभी किसी का गलत नहीं होगा। अब जरा यहाँ देख लो, यह लॉन्ग ड्यूरेशन वाले में हो गया तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो गया, 1 क्रॉप सीजन हो गया। ओके, यानी कि याद रखना जब भी कहीं देखना, इसको हमने कहते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट, जिसमें 0, 1, 2 टाइम वाइज होता है। बेसिकली बात करें किसके लिए, कृषि के लिए। तो इसमें 2 प्रकार का, शॉर्ट टर्म क्या होगा 2 सीजन और लॉन्ग टर्म क्या होगा 1 सीजन। सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, खासकर स्केल 2 वाले लोगों के लिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। What are the funds that are created by banks as fraction to the loan is known है, यानी बैंक जो एक अपने लोन का एक सर्टेन पार्ट अपने पास मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है।
तो याद रखना उसको हम लोग कहते हैं पीसीआर। अभी देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है पीसीआर का। अगर आप पीसीआर को समझते हैं तो एक मिनट रुकिए मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, कहाँ गया पीसीआर हमारा। ठीक है, अगर मान लो आपने टर्म सुना होगा प्लेज। प्लेज इज क्रिएटेड ऑन विच टाइप ऑफ एसिड्स। जरा समझना, बेसिकली बैंक में ना जो आपका लोन होता है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। या तो, एक मिनट देखो, या तो ये होगा प्लेज, या तो ये होगा मॉर्गेज, और या तो ये होगा हाइपोथेटिकेशन। जरा समझिएगा, मान लो मैंने कहा कि भाई साहब ये घड़ी रख लीजिए और हमको लोन दीजिए। अब ये घड़ी जो है ये तो मूवेबल है, बट ये घड़ी किसके पास चली गई? बैंक के पास। तो ऐसे लोन को कहते हैं प्लेज लोन, गिरवी रखना। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं सबसे बड़ा लूँ तो बहुत फेमस मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसको कहते हैं गोल्ड लोन, नंबर 1, केस 1। अब जरा केस 2 आते हैं। हम गए बैंक में कार लेने, कार लोन, और हमने बैंक से कार लोन ले लिया। अब कार जो है याद रखिएगा, इस केस में ये जो कार है बेसिकली किसके पास होगा? ये होगा हमारा ऑनर के पास। ठीक है, यहाँ कार नहीं, आप इसको ऐसे कहो, यहाँ कार नहीं, आप कार यहाँ डालो, आप कार यहाँ डालो। अब मुझे बताओ जो कार हमारा है, जो कार हमारा है वो किसके पास होगा? जिसने लोन लिया है, यानी कि ऑनर के पास होगा। और कार भी हमारा क्या होता है? मूवेबल होता है। तो ऐसे लोन को कहते हैं हाइपोथेटिकेशन, हिंदी में कहते हैं दृष्टि बंधक। और तीसरा इसका सबसे बड़ा एग्जाम होता है बंधक का, अगर मैं बात बोलता हूँ होम लोन। अब क्या होम जो घर हमारा है क्या मूवेबल है? आप बोलोगे नहीं सर, तो इसको कहते हैं इमूवेबल। तो ये भी हमारे पास ही होगा जो रह रहा है, बट याद रखना इसमें ये जो है इसको हमने नाम दिया मॉर्गेज। यानी कि जरा समझना, बस आपको ये याद रखना है कि सामान किसके पास है। अगेन हमने गोल्ड लोन लिया, अब गोल्ड किसके पास हो गया? बैंक के पास, उसने हमको पैसा दे दिया। गोल्ड मूवेबल है, केस नंबर 1। केस नंबर 2, कार लोन हमने लिया। अब कार कौन चला रहा है? व्यक्ति चला रहा है जिसने लोन लिया है, और ये भी मूवेबल है, इसको कहते हैं हाइपोथेटिकेशन। और तीसरा हमने घर लोन लिया जो कि मूवेबल नहीं है, इसमें घर में रह कौन रहा है? ऑनर, यानी कि मैं, इसे कहेंगे हम लोग मॉर्गेज। आई होप आज के बाद इन तीनों में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। एम आई राइट? अब जरा एग्जाम्पल को देखिए। प्लेज मतलब क्या हो गया? मूवेबल। अभी मैंने बताया था, एग्जाम्पल से याद रखना, चीजें कभी नहीं भूलोगे। जैसे आपका एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था? गोल्ड लोन, सामान किसके पास रहेगा? जिससे आपने उधार लिया है। मॉर्गेज में क्या होगा? वस्तु चलेगी नहीं और हम यूज करेंगे, वस्तु चलेगी नहीं और हम यूज करेंगे। और तीसरा हमारा क्या हो गया? तीसरा हमारा हो गया हाइपोथेटिकेशन। आज के बाद इसको नहीं भूलिएगा। अगला, अब जरा हम बात करते हैं कि एनपीए तो साहब हो गया। अब जरा सोचो, अगर आप प्रोविज़न नहीं रखोगे, यानी कि जैसे मान लो हम लोन दे रहे हैं और लोन देने के बाद हम कुछ प्रोविज़न नहीं रख रहे हैं, तो कुछ दिन बाद हमें दुकान ही बंद करनी होगी। तो याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन मैं आपको बता देता हूँ, आपको एग्जाम्पल से याद रखना होगा। वो गाइडलाइन क्या है, जरा उसको देख लीजिए। कहता है कि जब भी अगर बात हो, अभी स्टार्टिंग में ही लोन एनपीए हुआ है, स्टार्टिंग में ही, यानी कि बात हो रही किस केस में? सेंडर में। तो इसमें कहा गया, कुछ पॉइंट उसने डाल दिया। जैसे अगर मान लो कोई कृषि का लोन है, कोई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का लोन है, तो आपको रखना होता है टोटल का 0.25। मतलब जरा समझिए, आपने लोन दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है, इसमें से 30,000 रुपीज़ आ चुका है,
यानी बचा कितना है 70,000, यही तो आपका रिस्क है। तो इसका याद रखना 0.25% आपको अपने पास रखना होगा प्रोविज़न, जो कि किसकी बात हो रही है, स्टैंडर्ड की बात हो रही है। अब जरा देखिए, अगर हाउसिंग लोन होगा तो कितना रखना होता है 0.75%। कॉमर्शियल रियल एस्टेट का बिजनेस है तो कितना रखना पड़ता है 1%। यानी जैसा लोन वैसा रखना होगा अपने पास प्रोविज़न, जो कि हमारे देश में इसको बताती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मुझे बताओ एक लॉजिक कि जब टाइम ज़्यादा होगा तो रिस्क ज़्यादा होगा कि कम होगा, मुझे बताओ कमेंट करके। अगर जब टाइम ज़्यादा हो रहा तो रिस्क ज़्यादा होगा कि कम होगा, तो आप बोलोगे सर रिस्क ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जैसे ही समय ज़्यादा हो रहा है और हम पहुंच रहे हैं अब 12 महीने से ऊपर, हम पहुंच रहे हैं 12 महीने से ऊपर में जा रहे हैं, उस केस में कहा गया छोड़ो बाकी सिर्फ 2 भाग में भाग दो, एक सिक्योर कर दिया गया और एक अनसिक्योर कर दिया। जिसमें कुछ बंधक है उसको कहते हैं सिक्योर लोन, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। जिसमें कुछ भी बंधक नहीं है इसको कहेंगे हम अनसिक्योर लोन। उसमें कितना रखना पड़ता है 25%, इसमें कितना रखना पड़ता है 15%। ये तो हो गया साहब स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड एसेट की केस में। जरा आगे चलते हैं। जैसे ही हम बात करते हैं डाउटफुल एसेट्स के फॉर्म में, तो याद रखिएगा जैसे ही समय पहुंच रहे 3 साल में, तो हमारा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको पूरा पैसा रखना होता है, समझ रहे हैं, यानी कि पूरा 100% हमको रखना होता है। और एक बात मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, खासकर स्केल 2 वाले जरा ध्यान से देखिएगा और स्केल 3 वाले ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर स्केल 2 ऑफिसर आरआरबी के लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में कि जब लॉस एसेट्स होता है तो इसका अप्रूवल कौन देता है। तो याद रखना जब भी लॉस एसेट्स होगा और अगर उसको अप्रूवल देने की बात हो रही है तो कोई भी दे सकता है, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी ऑडिटर या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी कह सकता है कि लॉस एसेट हो गया, बैंक को बता दिया। लेकिन जब भी बात हो बिजनेस से इसको हटाने के लिए, रिटर्न ऑफ करने के लिए, तो याद रखना आंसर हमेशा आप दीजिएगा आरबीआई। यानी कि अगर आपके बिजनेस में कोई लोन है जो लगातार एनपीए हो गया और इससे हो गया है, लॉस में पहुंच गया है, तो आप इसको दिखाइए जरूर अपने बैलेंस शीट में, इसको हटाइए नहीं जब तक रिटर्न ऑफ नहीं करवाता है कौन, आरबीआई। आपको दिखाना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, जितना ज़्यादा लॉस दिखाएंगे एनपीए ना, उतना हमारी परफॉर्मेंस क्या होती है, हमारी गुडविल डाउन होती है, हमारी वैल्यू कम हो जाती है कि देखो कैसा बैंक है, इसका पैसा बहुत ज़्यादा डूबता है, इसका मतलब ये ध्यान से लोन नहीं देता है, इसमें निवेश मत करिए, समझ रहे। तो याद रखिएगा, ये मैंने आपको बताया 4 कंडीशन। आते हैं टू द पॉइंट, वापस हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए थे। तो जैसे ही हम बात करते हैं किसमें, सिक्योर अनसिक्योर में, तो याद रखना आंसर हमारा क्या होगा 0.5%। भाई पीछे मैंने बताया था सिक्योर लोन अलग अलग होगा, ये सब की परसेंटेज आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान सुनिएगा, एक हम ओवरव्यू देना चाहते हैं एनपीए से रिलेटेड टर्म्स के बारे में, ध्यान से देखिएगा। 31 मार्च 2004 को हमारे देश में एक नियम बना कि कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी इंस्टॉलमेंट, किसी भी प्रिंसिपल का अगर ओवर ड्यू होता है मोर देन 90 डेज के केस में, तो उसे हम एनपीए कहेंगे इन द केस ऑफ टर्म लोन। पहला पॉइंट। दूसरा याद रखिएगा, कोई भी अकाउंट अगर आउट ऑफ ऑर्डर है, लगातार उसमें यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बैंक ने ओडी दे दिया किसी को करंट अकाउंट पर, कैश क्रेडिट दे दिया, उधार रिकवर नहीं हो रहा, जैसे ही 90 दिन होंगे बैंक उसको मान लेगा क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये गाइडलाइन हमारे देश में जारी है 31 मार्च 2004 से। कोई मुझे बताएगा कमेंट करके कि हमारे देश में एनपीए का दूसरा नाम क्या है, मुझे बताइए। हमारे देश में एनपीए का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखना इसका दूसरा नाम होता है डियर, जिसको हम लोग कहते हैं बैड लोन
क्या कहते हैं इसको हम लोग? बैड लोन कहते हैं। ठीक है, जरा तीसरी कंडीशन देखते हैं। मान लो कोई क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, कोई बिजली बिल हो गया, अगर हमने उसको भी ओवर ड्यू कर दिया मोर देन 90 डेज के हिसाब से, तो वह संस्था उसको भी कह सकती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करते हैं तो दुनिया का कोई भी अमाउंट जो ड्यू डेट में है और जैसे ही 90 दिन क्रॉस करेगा उसे हम मान लें आज के बाद क्या? एनपीए। आई होप इसमें ऐसा मैं ये मान रहा हूँ कि किसी को डाउट नहीं होगा और सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं किसान भाई। पीछे देख लिया पर फिर भी समझ लो। अगर कोई उधार किसान ने लिया है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, तो जैसे ही 2 क्रॉप सीजन होंगे बैंक मांग लेगा उसको एनपीए। ये गाइडलाइन है किसके लिए? हमारे देश में किसानों के लिए। अगर कोई लोन दिया गया लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, तो जैसे ही 1 क्रॉप सीजन ग्रॉस होगा बैंक उसको मान लेगा एनपीए। ठीक है, अभी हम लोग ने ये भी बता लिया कितने प्रकार का एनपीए होता है, तो या तो सब स्टैंडर्ड, या तो डाउटफुल और या तो लॉस। अब जरा मैंने बोला था ना, ए लॉस एसेट जो है जिसको बैंक का कोई ऑडिटर, कोई बाहर का ऑडिटर, आरबीआई कोई भी करेगा इंस्पेक्शन और बता देगा कि यस यह पैसा रिकवर नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड एनपीए, दिस इज कॉल्ड लॉस एसेट। यानी बता कोई भी सकता है, लेकिन बिजनेस से हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हो गया, ये हो गया। ध्यान से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, एकदम ध्यान से, घबराना नहीं। पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी इंस्टॉलमेंट किसी भी प्रिंसिपल पर अगर ओवर ड्यू हो जाता है मोर देन, तो यही तो परिभाषा है एनपीए की। क्योंकि ये किसके लिए कह रहा है? जो कृषि लोन नहीं, मतलब ये कह रहा है इनके लिए, जिनको कहते हैं हम लोग टर्म लोन। तो आंसर हमारा क्या होगा? 1 नंबर। अगला बताओ, लॉस एसेट्स इन वन विच हैज बिन आइडेंटिफाई एज सच बाय। हानि परिसंपत्तियां क्या है जिसे हम लोग पहचानते हैं? तो मैंने क्या बोला था कि लॉस एसेट किसी की केस में भी कह सकता है, बैंक, ऑडिटर, आरबीआई, कोई भी बोल देगा, बिल्कुल उसे मान लिया जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? 4था नंबर। अगर कोई भी शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप लोन होगा तो क्या किया जाएगा? अप टू 6 मंथ। यहां देखो क्रॉप का ना समय पूछ रहा है, तो शॉर्ट में क्या होता है? 6 मंथ का एक शॉर्ट माना जाता है, तो 12 महीने बराबर 1-2 होता है। क्रॉप कैसा है, इसको उगा कौन रहे हैं, क्रॉप का सीजन क्या है, किसी को बेस मान के आप कह सकते हैं कि एडवांसेस बैंक को दिया जाता है। अब मेरा एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि मान लो आप बैंक के ऑफिसर हैं, कुछ लोग तो हैं, कुछ लोग होंगे। अगर मैं पूछूं कि बताओ आप मुझे कोई भी 4 तरीके बताओ जिससे हम एनपीए को कम करें और इसको हम लोग मैनेज करें, यानी व्हाट आर द प्रिवेंटिंग मेजर टू बी यूटिलाइज्ड बाय बैंक टू कंट्रोल एनपीए, टू मैनेज एनपीए, तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले घर में अगर गलतियां कर रहे हो तो अपने पापा का कहना मानो। मतलब आरबीआई कहती है कि इंडिया में एक संस्था है जिसका नाम है सिबिल, इसको कभी इग्नोर मत करो। सिबिल क्या होती है? वह बताती है
कि राजीव मिश्रा सर ने कभी लोन तो नहीं लिया, और अगर लोन लिया तो कभी डिफॉल्टर तो नहीं थे, और हमको देती है एक रेटिंग, हमको देती है एक रेटिंग, और उसके बिहाफ पर हमें आप लोन दीजिए। नॉर्मली इंडिया में रूल क्या है, अगर किसी का भी क्रेडिट स्कोर अगर 750 से डाउन है तो उसको लोन नहीं देना चाहिए। बट होता है क्या है, कभी कभी बैंक दे देते हैं। आपने अक्सर गौर किया होगा, सबसे ज़्यादा जो पैसा डूबता है वह डूबता है सरकारी बैंकों का, क्योंकि बड़े आलसी होते हैं वो, याद रखिएगा। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफॉल्टर की हमेशा रिलीज करता है लिस्ट, जिनका बिल 1 करोड़ या उससे ऊपर का है, उनके फंड्स को, उनको पैसा कैसे रिकवर करें, उनके लिए स्पेसिफिक कुछ काम करिए। अब जरा समझना, एक होता है डिफॉल्टर और एक होता है विलफुल डिफॉल्टर। मतलब चोर तो दोनों हैं, बट एक पहली बार चोर बना है, उसको अभी आइडिया नहीं है, थोड़ा समझाओ तो फिर शरीफ हो जाएगा, और एक जो लगातार चोरी कर रहा है वो तो डिफॉल्टर कहलाता है। तो विलफुल मतलब जो अभी सही चोर है, डिफॉल्टर है बट उसको सही कर दिया जा सकता है। और जब भी कुछ गलतियां हों तो बता दो पापा मम्मी को। अब होता क्या है, बच्चे जैसे गलतियां करें घर में तो बताते नहीं हैं, पहले खुद से सही करने की कोशिश करते, जब नहीं होता है तब बताते किसको है, पापा को। एंड ऐसे अकाउंट्स को अलग से आप मेंटेन करिए, उस पर स्पेसिफिक डिसीजन लीजिए, ध्यान दीजिए कि ये बैड डेप्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। और कभी भी कोई भी रिस्क जो असेसमेंट होता है उसको कभी इग्नोर मत करिए, चाहे वो बेसल ने कुछ बोला हो, चाहे वो आपके देश में आर्मी ने कुछ बोला, कभी इग्नोर मत करिए, जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करवाइए। चलिए, एनपीए कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जरा देखें रिकवर कैसे होता है। सबसे पहला एक दरवाजा है जहां बैंक जाती है, जिसका नाम है लोक अदालत। एक प्रकार का छोटा सा एक कोर्ट है जहां पर थोड़ी बहुत सुनवाई होती है, और यहां पर होता है कि अगर आपका बिल 20 लाख रुपए के अंदर का है कोई लोन, तो इसकी सुनवाई यहां पर हो जाएगी। ठीक है, जस्टिस तुरंत होता है, और इसका पर्पस ये होता है कि आपके जो छोटे लोन हैं वह इजीली रिकवर हो जाए, रिकवरी ऑफ स्मॉल लोन इजीली रिकवर हो जाए। सबसे ज्यादा आपको जो याद करना है, दिस वन इज नोन एज द सरफासी एक्ट। इसको जरा ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है जरा समझना, पहले तो जरा समझना इसका फुल फॉर्म एकदम याद कर लो। इसके फुल फॉर्म में इसकी पूरी कहानी है। इसके फुल फॉर्म में इसकी कहानी है, जरा समझिएगा। होता क्या है, सरफासी का एक फुल फॉर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। होता क्या है, जैसे मान लो किसी कारण से हमारे बैंक ने हमको लोन दिया और हमारा लोन रिकवर नहीं हो रहा, तो एक एक्ट आया था 2002 में, उसमें साफ साफ ये मेंशन है कि बैंक को फ्री किया गया कि आप विद द हेल्प ऑफ सरफासी एक्ट के द्वारा अपने लोन को बहुत इजीली रिकवर कर सकते हैं, जो भी कार्रवाई करना होगा आप कर सकते हैं। इंडिया में कोई भी वैसा लोन जिसका आउटस्टैंडिंग बिल अगर 1 लाख रुपए से ऊपर होगा तो उस पर ये रूल लागू करती है बैंक, और वह सरफासी अधिनियम 2002 के तहत उसको रिकवरी करने की कोशिश करती है।
ठीक है। इसमें एक बात कही गई है, एनपीए लोन जो है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि जो अमाउंट है अगर वह 20% से कम है ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर नॉट एलिजिबल टू डील विथ अंडर दिस सेक्शन। मतलब कहने का, मान लो आपको लोन दिया 1 लाख रुपए का और बचा हुआ सिर्फ मान लो 20,000 रुपये है, तब आप इसके अंतर्गत इसकी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। इसके लिए अमाउंट कम से कम इससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अब छोटा सा अमाउंट ही बचा तो उस पर आप सरफासी अधिनियम के द्वारा उस पर थोड़ी ना कार्रवाई करा दोगे, उसको जेल में नहीं डाल सकते हैं आप। बट अगर उससे ज़्यादा का है तो आप बिल्कुल, इस अधिनियम में साफ साफ कहा गया है कि आप टू टेक प्रॉपर डिसीजन, आप कुछ भी करिए अपने लोन को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। एक भाई साहब ऐसे हैं जो हमारे लोन को, हमारे एनपीए को खरीदते हैं, इनको कहते हैं हम लोग एआरसी। जरा समझना, जैसे मान लो एसबीआई का 1 लाख रुपए का कोई एनपीए है, तो इसने कहा कि आप मुझे वो बेच दो 60,000 रुपये में, मैं उसको रिकवर कर लूँगा। अब एसबीआई ने सोचा कि ऐसे भी हमारा कितना डूब रहा है, 1 लाख रुपए, और ऐसे ही कितना मिल रहा है 60,000 रुपये। अब पता नहीं वो 1 लाख रुपए में मिलेगा नहीं मिलेगा, केस मुकदमा वॉटेवर। तो एआरसी कंपनी का काम ही क्या होता है, एनपी को खरीदती है। एक कंपनी विच इज सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेकिंग ओवर डिस्ट्रेस एसेट, मतलब कि जो लग रहा है अब पैसा डूबेगा, हम इसको बेच दीजिए। किसी भी बैंक का एनपीए, किसी भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का एनपीए, इसको ये रिमॉडिफाई करती है, रीपैक करती है और फिर आपको बेचती है सेलेवर के फॉर्म में। इसका बिजनेस ही यही है। जैसे नहीं ठेकेदार होते हैं, उनको पता है कैसे पैसा रिकवर करना होता है। इसमें 2 चीज़ याद रखना, हमारे देश का जो सबसे पहला एआरसी कंपनी थी उसका नाम था आरसेल, उसका नाम था आरसेल, जो याद रखना इंडिया का फर्स्ट एआरसी कंपनी था जिसका टोटल पैसा लगाया गया था उसमें 10 करोड़ रुपए, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक हो गए, आईडीबीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, इन लोगों ने मिलके पैसा लगाए थे। भाई तुम एक काम करो, तुम बस एनपीए को रिकवरी कराओ। और एक बात याद रखना, इसमें एफडीआई की जो लिमिट है वो लिमिट होती है 100% दोस्तों। यानी याद रखना, एआरसी में कोई भी फॉरेन कंपनी पैसा तो लगा सकती है और इसकी लिमिट कितनी है, 100% इन द नेम ऑफ एफडीआई। अब मान लो, सुना होगा आपने, डीआरटी एक टर्म होता है, इसको हम लोग कहते हैं डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। जैसे मान लो एक कोर्ट है जहां पर सुनवाई होगा फाइनेंशियल को लेकर, एक प्रकार का ये स्पेशल कोर्ट होता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करती है। पर्पस क्या है, बैंक और कोई भी संस्था का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिकवरी करने के लिए ये एक स्पीडी जज देती है, एक छोटा सा कोर्ट है ना। इंडिया में टोटल 39 डीआरटी हैं, ये पूछता है एग्जामिनेशन में, और 5 है जिसको हम लोग कहते हैं इंडिया में अपीलेट ट्रिब्यूनल। यानी कि एक हो गया हमारा डीआरएटी और एक हमारा हो गया डीआरटी, दोनों अलग अलग हैं। जहां पर हमारा सुनवाई होता है वो 39 है, जहां पर हम अपील करते हैं वो इंडिया में 5 हैं टोटल। ठीक है। डीआरटी में जज कौन होता है, एक जज होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो सुनवाई करता है, भाई पैसा दिए हो तो रिकवर कर दो, रिटर्न कर दो। और याद रखना, इन दिस कोर्ट ओनली रिकवरी होता है अगर कोई अमाउंट 20 लाख या उससे ऊपर का कोई है तो ही यहाँ पे सुनवाई होगा। और डीआरटी में जो कोर्ट का जज होगा वो होगा हाई कोर्ट का जज होगा। मतलब एक ऐसा कोर्ट जिसको भारत सरकार ने, जैसे मान लो नीरव मोदी इतना बड़ा कांड करके भाग गया, मान लिया इतना बड़ा कांड करके बनी, इनकी सुनवाई होगी डीआरटी में, भाई ये पैसा रिकवर करवाओ जल्दी से। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज आपको जो मैंने चीज़ें बताई उसमें डाउट नहीं होगा। एनपीए और लेकर जो सरफासी में अगर इसके बाद भी कोई अगर डाउट होता है तो आप बिल्कुल इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको आंसर वहां दे दूंगा। इट्स माय कमिटमेंट, ओके। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको विजिट करना होगा एम्बिशियस बाबा के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको हर ऑनलाइन मॉक अवेलेबल है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, जीआईबी हो, सीआईबी हो, पैरामेडिकल, कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। तो आज के लिए इतना ही, और टुमारो
हम बात करेंगे बहुत ही खास टॉपिक पे, और बात करेंगे हम लोग जिसका नाम है, वो कल ही पता चलेगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, टेक केयर, हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेहनत करते रहिए, क्योंकि और हाँ, जिनका भी रिजल्ट आया है आरआरबी क्लर्क का, डू नॉट वरी, अभी तो बस पहली स्टेज क्वालिफाई की, अभी तो बहुत लंबा दूरी हमको तय करनी है, ठीक है। तो डू द हार्ड वर्क और गेट द सक्सेस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, ठीक है।